इंटरनल कंप्लेंट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर। इसी रीजन से अगर एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट कंप्लेंट है तो हम आईसीसी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आईसीसी में जितने भी मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किसने किया है? एम्प्लॉयर नहीं। सो देयर आर चांसेस ऑफ बायसनेस, यस और नो। इसी रीजन से देखो आगे क्या बोला गया है, फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी विल बी फर्स्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यहां पे, जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमिटी में हम उन्हीं को चेयरमैन बोलते हैं। ऑल राइट, सो यहां पे हम उनको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी द हेड ऑफ द कमिटी बेसिकली। ऑल राइट, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी अ वुमन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेड हमेशा वुमन ही होनी चाहिए। कौन सी वुमन? हु इज एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट अ वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉय। उस वर्क प्लेस में, जिस वर्क प्लेस के लिए आईसीसी बनाई जा रही है, वहां पे सीनियर लेवल पे जो भी एम्प्लॉय है, उस वुमन एम्प्लॉय, सीनियर लेवल वाली वुमन एम्प्लॉय को हमेशा हेड बनाया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर बाय चांस उस जगह पे कोई सीनियर लेवल पे वुमन एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है, देन दूसरे यूनिट्स या दूसरे ऑफिसेस से भी सीनियर लेवल पे कोई वुमन एम्प्लॉय है, उनको भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे इसका क्लॉज बी देखेंगे। नॉट लेस देन, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद कौन होगा? टू अदर मेंबर्स। एक तो हो गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरे हुए टू अदर मेंबर्स फ्रॉम अमंग द एम्प्लॉइज प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन। या फिर मतलब या तो दो मेंबर्स होने चाहिए जो कि अगेन एम्प्लॉइज में से ही होंगे, क्योंकि ये आईसीसी एम्प्लॉयर बना रहा है, वर्क प्लेस के लिए बना रहा है, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं हम जनरली यहाँ पे एम्प्लॉइज में से ही उनको सिलेक्ट करते हैं। तो दो और मेंबर्स जो एम्प्लॉइज में से ही होंगे, लेकिन प्रेफरेबली दो ऐसे मेंबर्स हु आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन, मतलब जो कहीं ना कहीं विमेन रिलेटेड राइट्स के लिए सोशल वर्क करते हैं या किसी भी एनजीओ से रिलेटेड है, व्हाटएवर। या फिर दो ऐसे मेंबर्स जिनके पास एक्सपीरियंस है इन सोशल वर्क और लीगल नॉलेज, जिनको या तो लीगल नॉलेज है या सोशल वर्क में एक्सपीरियंस है, दे विल बी प्रेफर्ड टू बी द टू मेंबर्स ऑफ द कमिटी। इसके अलावा वन मेंबर फ्रॉम अमंग द एनजीओस और association committed to the cause of women or a person familiar with the issues regarding sexual harassment। एक एनजीओ का मेंबर, कौन सा एनजीओ? वो एनजीओ जो विमेन रिलेटेड राइट्स के लिए काम करते हैं, उनमें से कोई एक मेंबर भी आईसीसी का मेंबर होगा। आगे देखो क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट, ये सब अंडरलाइन करते जाना, प्रीलिम्स में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन हाफ of the total members so nominated shall be women। मतलब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दो अलग मेंबर्स और एक एनजीओ का मेंबर, इनमें से वन हाफ एटलीस्ट क्या होने चाहिए? विमेन मेंबर्स होने चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जितने भी मेंबर्स अभी हमने आईसीसी के पढ़े, उनका टेन्योर क्या होगा? द टेन्योर इज गिवन अंडर क्लॉज 3। क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट द टेन्योर, और उनका टेन्योर कितना है? Not exceeding 3 years from the date of their nomination। जिस दिन नॉमिनेट हुए उस दिन से मैक्सिमम 3 years के लिए उनका टेन्योर होगा एज द मेंबर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। इसके बाद जब आप इसी का क्लॉज 4 देखते हो, सो द मेंबर हु इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द एनजीओ और एसोसिएशन, उनकी फीस, उनके अलाउंसेस ऑफ द कमिटी बाय द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उनके जो फीस होंगे, सैलरीज होंगे, दे विल बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर। इसके बाद क्लॉज 5 जहां लिखा है वहां लिख लेना, जैसे क्लॉज 3 टेन्योर था, क्लॉज 5 इज ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। हमने अभी तो ये देखा कि कौन कौन मेंबर्स होंगे, उनको कौन नॉमिनेट करेगा। अब हम क्लॉज 5 में देख रहे हैं उन मेंबर्स को उनकी पोजीशन पे से रिमूव करने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो पढ़ते हो ना, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल भी तो होते हैं। सिमिलरली यहां पे अपने इनके ऑफिस के, इनके पोस्ट से अगर इनको रिमूव करना है, देन द ग्राउंड्स आर फर्स्ट if they contravene the provisions of section 16। आगे जाके हम पढ़ेंगे
if they have been convicted for an offense or inquiry into an offense under any law for the time being in force is pending. या तो किसी भी offense के लिए उनका conviction हुआ है या फिर किसी भी offense के लिए उनको accuse किया गया है और inquiry उनके against अभी pending है. That also is a ground for removal. आगे क्या बोला गया है? If they have been found guilty in any disciplinary proceeding. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होती है? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग. तो या तो कोर्ट में कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोर्ट का कन्विक्शन है, तो भी ये ग्राउंड ऑफ रिमूवल है. कोर्ट का कन्विक्शन नहीं है, कोर्ट इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में उनको गिल्टी हेल्ड किया गया है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर रिमूवल. Last is if he has so abused his position so as to render his continuance in office prejudicial to the public interest. ये एक रेसिडुअरी क्लॉज है कि इसके अलावा उन्होंने कोई भी ऐसा कंडक्ट किया है जिससे we cannot let them continue to hold that office because they have done some immoral act. For example, they have received bribe. अब किसी से उन्होंने ब्राइब लिया है या कुछ लिया है, some favor टू एक्ट, कि हम इस तरीके से एक्ट करेंगे, कोई फेवर देना पड़ेगा, ब्राइब लिया है. दैट इज बेसिकली अ कंडक्ट कि अगर इनको अभी भी कंटिन्यू करने दिया, इट विल बी प्रीजुडिशियल. प्रीजुडिशियल मींस इट विल अफेक्ट एडवर्सली द पब्लिक इंटरेस्ट. तो इस कंडक्ट की वजह से भी इट इज अ ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ दीज मेंबर्स.